चलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, है ना। तो देखो, अब बेटा देखो हम लोग लक्ष्य बैच में आगे प्रोसीड कर रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे देखो हेनरी का नियम। और मेरे भाई हेनरी के नियम का पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, विलेयता पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अनुप्रयोग और कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, आज के इस लेक्चर में। तो बेटा देखो लक्ष्य बैच में अब तक हम लोग बेटा 2 से 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेटा सान्यता पद और विलयन के बारे में सब कुछ जान लिया है। कुछ क्वेश्चन भी हमने करे थे इसके। आज जो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर जी, वो हमारा होगा हेनरी का नियम वाला टॉपिक। ठीक है, तो उसको हम लोग कर देते हैं शुरू। ठीक है जी, तो ध्यान देते हैं सर। तो बेटा देखो पॉइंट की बात क्या है वो सुनते हैं सर। अगर देखो हम बात करें विलेयता की, तो विलेयता का मतलब क्या होता है बेटा जानते हैं आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? यानी बेटा देखो विलेयता का एक्चुअली मतलब होता क्या है वो हम लोग पहले समझेंगे बेटा। ठीक है, तो समझते हैं सर विलेयता का एक्चुअल में मतलब होता क्या है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ध्यान देंगे सामने। तो बेटा देखो विलेयता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिखा बेटा देखो मैंने यहाँ पे, और समझते हैं इस बात को बहुत ढंग से। एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी अव्यय, बेटा अव्यय कौन कौन से होते हैं हमारे पास विलयन में बताओ सर? अव्यय हमारे पास 2 हो सकते हैं। कौन कौन से बताओ सर? या तो विलय हो सकता है, क्योंकि सर हम लोग द्विआंगी विलयन को पढ़ते थे इस चैप्टर में। या सर क्या हो सकता है बताओ? या गुरुजी हो सकता है विलायक। तो किसी विलय या विलायक है ना बेटा, कोई भी अव्यय हमारे पास बेटा, कोई पदार्थ है, ठीक है, उसकी कितनी अधिकतम मात्रा बेटा हम लोग घोल सकते हैं, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते बताओ सर? उसी को हम लोग बोलते थे विलयता। देखो दूसरा बेटा हमारा विलायक है बेटा। अब इस विलायक के अंदर कितनी बेटा हम लोग विलय की मात्रा घोल सकते हैं, उसको बेटा हम लोग क्या बताओ सर? उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ बेटा? विलयता, उसको हम लोग बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में भैया देखो विलयता को हमें 2 तरीके से पढ़ना है बेटा। इस चैप्टर में विलयता को भैया जी हमें 2 तरीके से पढ़ना है। तरीका नंबर 1 है बेटा ठोसों की द्रव्य विलयता, ठीक है बेटा। और दूसरा मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलयता, और दोनों ही बेटा बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैसों की द्रव्य विलयता, तो ये दोनों बेटा हमें पढ़ने और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को हम लोग कवर अप करेंगे और समझेंगे। तो पहला बेटा हमारे पास देखो आज का टॉपिक जो है वो क्या है सर? आज का पहला हमारे पास टॉपिक है ठोसों की द्रव्य विलयता। यानी कि जब बेटा हम लोग किसी ठोस को सर द्रव में घोल रहे होते हैं सर, इसमें हम समझ गए कि सर ठोस हमारे पास क्या होने वाला है सर? ठोस तो हमारे पास विलय होगा, और सर जो हमारे पास बेटा द्रव होंगे वो क्या होंगे बताओ सर? ये विलायक होंगे। यानी कि जब बेटा हम लोग किसी भी द्रव विलय या बेटा हम ठोस विलय को द्रव बेटा विलायक के अंदर घोलते हैं, तो फिर वो क्या मतलब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सर? क्या चीजें वहां होती है उसको समझेंगे बेटा पूरा टॉपिक। ठीक है, तो मैंने देखो जैसे एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। ठीक है, लेकिन मैडम ये भी जानते हैं सर कि किसी भी द्रव में हर कोई ठोस तो नहीं घुलता ना बेटा। जैसे हम बात कर रहे हैं देखो भाई, हर कोई ठोस की अगर हम बात करें सर वो घुलता ही नहीं है द्रव के अंदर। जैसे बेटा आप चीनी को घोलो, नमक को आप घोलो तो आराम से घुल जाती है पानी के अंदर, बहुत सही बात है सर। लेकिन सर अगर हम बेंजीन की बात करें बेटा, हम नैफ्थलीन की बात करें, ठीक है, एंथ्रासिन की बात करें, तो ये जो सारे देखो हमने लिखा ना, लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता। कौन बेटा? अगर नमक को चीनी को नमक बेटा हम बेंजीन में घोलने जाएं तो वो नहीं घुलेगा, है ना। फैक्टर है, पानी में तो घुल रहा है, लेकिन नमक और चीनी में, मतलब नमक और चीनी बेटा बेंजीन में नहीं घुल पा रहा है। आगे नेफ्थलीन और एंथ्रासिन बेंजीन में नहीं घुलते, ये आसानी से घुल जाते हैं बेटा, जबकि जल में नहीं घुलते ये। तो देखो ये समझने की बात है बेटा कि हर कोई ठोस द्रव के अंदर बहुत आसानी से नहीं घुलेगा। अब सर नहीं घुल रहा है इसका मतलब क्या? कुछ ठोस तो बेटा ऐसे हैं जो घुल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं घुल रहे। सर किस 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 फैक्टर पे चीजें डिपेंड करती है ये हमें समझा दो सर, क्यों नहीं घुल रहा और क्यों घुलता है? तो बेटा उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो बेटा ठोसों की द्रव्य विलयता को क्या करते हैं बताओ? अफेक्ट करते हैं, उनसे सर उस पर प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से कारक है बेटा? देखो पहला हमारे पास बेटा कारक है कि समान समान में घुलता है, या फिर समान समान को घोलता है। इस बात का बेटा मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्विंग। लाइक का सेंस ये है कि अगर बेटा हमारे पास कोई सब्सटेंस ध्रुवीय है, कैसा बताओ बेटा? ध्रुवीय पदार्थ है, तो भैया देखो ध्रुवीय पदार्थ तो ध्रुवीय में घुलेगा, और अध्रुवीय पदार्थ बेटा कहां घुलेगा बताओ? अध्रुवीय में घुलेगा। तो देखो समझते हैं इस बात को कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, तथा अध्रुवीय विलय बेटा अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ये बात आप समझ गए बेटा। जिसका नेचर जैसा होगा बेटा, जो जिस प्रकृति का होगा उसी में घुलेगा। ये बहुत सिंपल सी और समझने वाली बात थी भाई। दूसरी बात क्या है? देखो सामान्यतः एक विलय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में बेटा क्या हो सर? दोनों के अंदर ना एक अंतरा आणविक अनोन्य
समान हो, ये बेटा उन्होंने क्रियाएं क्या हो, समान हो भाई दोनों ना, है ना। अतः ये कहा जा सकता है कि समान समान को घोलता है। तो इस बात को हम कह सकते हैं सर कि जो हमारे पास जैसा होगा बेटा वो वैसे में क्या करेगा, डिसॉल्व होगा, या वैसे ही पदार्थ को बेटा वो अपने अंदर क्या करेगा बताओ, डिसॉल्व कर सकता है, बोले तो घोल सकता है। आया समझ इतना आप लोगों को भाई? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा किस किस फैक्टर पे और ये डिपेंड करती है सर? दूसरा बेटा देखो हमारे पास है ताप का प्रभाव, और हम इस बात को जानते हैं सर कि तापमान बढ़ाने पर सर, ताप के बेसिस पे या बेटा तापमान के अगर हम बेटा बात करें तो तापमान के बेटा बेस पे हमारे पास अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं भैया जी। पहली कौन सी सर? सर पहली हमारे पास होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बेटा। अरे कौन सी होती है बताओ सर? पहली हमारे पास होती है ऊष्माक्षेपी, और दूसरी सर हमारे पास अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब दोनों में अंतर क्या है वो सुनते हैं। सर देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी का बेटा मतलब पता है क्या होता है सर? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं तो वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा को बेटा अवशोषित किया जाता है, और ऊष्माक्षेपी का बेटा मतलब क्या होगा सर? ये हमारे पास ना वो अभिक्रियाएं होंगी जिनमें से क्या होता है भैया, जिनमें से ऊष्मा निकलती है। अब सुनो ध्यान से कि भाई हमारे पास कोई आपके बेटा देखो ऊष्मा शोषी है और आप उसके अंदर कोई ठोस घोल रहे हो, मैं लिख दिया यहाँ पे, देखो समझते हैं इस बात को। सामान्यतः ऊष्मा शोषी यानी बेटा इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। घुलने की प्रक्रिया में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, क्यों? क्योंकि सर इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग घुलने के लिए, जैसे हम लोग चीनी पानी में घोले भैया, तो गर्म पानी में चीनी आसानी से घुल जाती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। बोलो सही बात है कि नहीं बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है ना सर, ये फेवरेबल है टेम्परेचर के, मतलब बेटा ये तापमान के साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब उस प्रक्रिया में तापमान जब बेटा हम बढ़ा रहे हैं तो सर वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, और अगर बेटा उसको अवशोषित करेगा तो इसका मतलब क्या बताओगे सर जी? आसानी से उसके अंदर ये घुल जाएगा। लेकिन अगर बेटा कोई प्रक्रम हमारे पास कैसा है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का बेटा मतलब क्या बताओ सर? एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि सर उसमें से ऊष्मा का क्या होता है बताओ बेटा? उत्सर्जन होता है। और अगर मेरे भाई उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन होने का सेंस और मतलब क्या भैया जी? उत्सर्जन बेटा होने का मतलब ये है कि उसमें से ऊष्मा निकल के जा रही है, और आप उसे और ऊष्मा दे दो तो क्या बेटा विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? बोलो घट जाएगी सर। तो लिख दिया मैंने कि यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है यानी कि एंडोथर्मिक है बेटा, तो ताप बढ़ाने से बेटा विलेयता क्या हो रही हमारी? घट जाती है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझ में बेटा आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बताओ सर? दाब का प्रभाव। आप मुझे बताओ क्या बेटा कोई भी ठोस या कोई भी द्रव दाब के बढ़ाने या घटाने से कोई इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है? भाई ठोसों को हम संपीड़ित ही नहीं कर सकते, और जब बेटा ये संपीड़ित ही नहीं होते हैं तो क्या बेटा दाब को बढ़ाने या घटाने से इनमें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला बेटा, इनमें कोई भी फर्क या बेटा इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि ठोसों की द्रव्य विलेयता पर भी दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस तथा द्रव अत्यधिक, ठीक है बेटा, संपीड़नीय है ना होते हैं। यानी बेटा असंपीड़नीय का पता समझते हो? इसका मतलब क्या? असंपीड़नीय का मतलब है कि बेटा ये आसानी से संपीड़ित नहीं होते, ठीक है, तथा दाब में परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित होते हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि दाब को आप बढ़ाएं या बेटा आप दाब को घटाएं, इस बात का इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। तो दो तीन ये फैक्टर्स है बेटा जो हमने पढ़ने थे और समझने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जब बेटा हम आगे बढ़े तो हम लोग पढ़ने वाले बेटा क्या बताओ? गैसों की द्रव्य विलेयता। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? गैसों की द्रव्य विलेयता। और ये जो बेटा हमारे पास टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भैया जी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेटा कम से कम देखो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है भैया। कितने का बताओ? 2 से 3 नंबर का बेटा इससे कम से कम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे और कहां से आता है सर? देखो ध्यान से भाई, जब बेटा हम लोग देखो किसी गैस को, फोकस करना, जब बेटा हम किसी गैस को द्रव के अंदर घोल रहे हैं तो सर गैस तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बताओ? सर गैस तो हमारे पास यहाँ पे विलय हो गया है, और सर द्रव हमारे पास क्या बताओ? विलायक है। अरे बोलो हाँ या ना बेटा? बहुत सही बात है सर। हम लोग किसी भी द्रव विलायक के अंदर बेटा हम लोग गैस विलय को घुलने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा कि बहुत सारी गैसें जल में घुल जाती है, बात हम जानते हैं बेटा। जैसे ऑक्सीजन गैस की आप बात करो, जल में बेटा घुली रहती है। तो देखो बहुत सारी बेटा गैसें ऐसी होती हैं जो जल में बहुत इजीली आसानी से घुल जाती है। समझ गए सर इस बात को हम लोग? ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन जल में घुला रहता है, लिखा हुआ बेटा आगे, यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही है जिसके कारण जल में रहने वाले जीव श्वास लेते हैं। तो आप समझते हैं इस बात को बेटा कि जो बेटा हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स होते, जलीय जीव होते भैया जी, वो जो बेटा श्वसन क्रिया करते हैं वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से ही तो करते हैं ना मेरे भाई।
उसी की वजह से करते हैं। बहुत सही बात सर। लेकिन गैसों की द्रव्य घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव, तो बेटा इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? और पहला बेटा हमारे पास है दाब का प्रभाव। ठीक है, तो लिखा हुआ देखो बेटा कि घुलनशीलता बेटा से क्या होती है, बताओ, बढ़ जाती है। इसी बात बेटा हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से बेटा हम लोग इस बात को समझते हैं। तो जब बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि दाब बढ़ाने पर, ठीक है बेटा, दाब बढ़ाने पर क्या होता है उसको सुनते हैं। गैसों की द्रव्य विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता बेटा क्या होती है बताओ, बढ़ जाती है। ये बात आप लोग समझ गए भैया जी, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? और बेटा इस बात को मैं किसने बताया था? बेटा इन दोनों के संबंध के बारे में मेरे को डाल्टन ने बताया था। वैसे बेटा देखो ये जो प्रभाव के क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये सब बातें हेनरी ने डिफाइन करी हैं। पर बेटा इस संबंध के बारे में कि भाई दाब के बढ़ाने या घटाने से, भैया जी दाब के बढ़ाने या बेटा घटाने से विलेयता प्रभावित हो सकती है, इस बात के बेटा बारे में हमें डाल्टन ने सबसे पहले बताया था। अब क्या बात है सर, उसको समझते हैं। एक बार पॉइंट की बात क्या है सर जी, कितनी बढ़ेगी? तो हम लिखते हैं इस बात को बेटा कि गैसों की द्रव्य विलेयता, गैसों की, ठीक है बेटा, द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता दाब के या गैसों पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ये बात आप समझ जाइए भैया, जितना बेटा हम लोग देखो दाब लगाएंगे उतनी सर क्या होगी सर जी, उतनी ही गैस उस द्रव के अंदर विलय होगी। यानी कि बेटा जो हमारे पास विलयता है बेटा, वो विलयता क्या होगी सर जी, वो विलयता समानुपाती होगी। किसके बताओ बेटा, दाब के। जितना दाब बढ़ाओगे उतनी बेटा गैस क्या होगी उसके अंदर, ज्यादा घुलेगी। तो सर जी इन दोनों के बीच का परस्पर संबंध बेटा क्या बन गया कि गुरुजी दाब को बढ़ाने पर, दाब को बेटा बढ़ाने पर गैसों की द्रव में जो बेटा विलयता होती है वो भी क्या होती है मेरे भाई, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर बेटा हम देखो दाब को कम कर देते हैं, अगर बेटा हम देखो दाब को बेटा हम कम कर देते हैं तो सर क्या हुआ सर जी, जो विलेयता है वो भी घट जाती है। जैसे आप लोग बेटा देखो एग्जांपल समझ सकते हैं, जब बेटा हम देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो क्या होता है सर, बोतल खोलते ही सर वहां से गैस इवॉल्व करती है, निकल के भागती है। और उससे पहले अंडर हाई प्रेशर उस गैस को बेटा देखो उसके अंदर दबाकर घोला गया था उस बेवरेज के अंदर बेटा, उस शीतल पेय के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, है ना। तो देखो दाब को बड़ा बढ़ाने से क्या हो रहा है सर, विलेयता इसकी क्या हो रही है बताओ, बढ़ रही है। ये बात आपको समझ में आती है बेटा? अरे ये बात आप लोगों को समझ में आती है भैया जी। और इसी बात को बेटा देखो आगे फिर बढ़ाया किसने, बोलो, हेनरी ने। किसने बताओ बेटा, हेनरी ने बेटा इसी बात को फिर आगे बढ़ाया। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बताओ बेटा, हेनरी का नियम। ठीक है जी, तो पढ़ेंगे देखो बेटा क्या बताओ, हेनरी का नियम। अब बताओ मेरे भाई देखो क्या था हेनरी का नियम और क्या बातें हमें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि बेटा क्या होगा बताओ, हेनरी का नियम। ठीक है, समझते हैं इस बात को कि सर हेनरी का नियम एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या बातें हमें इसमें पढ़नी है वो सुनता है। तो बेटा देखो हेनरी के नियम अनुसार, ध्यान देंगे इस बात पे, हेनरी का नियम। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक था वो यही था, हेनरी का नियम। तो क्या होता है हेनरी का नियम बेटा, क्या बात हमें हेनरी ने ऐसी बताई तो हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है बेटा, और कम से कम इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अगर बेटा देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का आएगा, अगर गलती से न्यूमेरिकल आए तो 3 नंबर का भी बन सकता है। तो ध्यान देंगे और समझेंगे मेरे भैया, ठीक है। तो बेटा देखो क्या है हेनरी का नियम, समझते हैं। तो देखो बेटा हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के नियम अनुसार क्या बातें बताई गई बेटा, बातें बताई गई कि किसी भी द्रव विलयन में, किसी भी द्रव विलयन में, अब बेटा देखो द्रव विलयन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सर यहाँ पे विलायक हमारे पास द्रव था, है ना। तो किसी भी द्रव विलयन में गैस की विलयता, या किसी भी द्रव विलयन बेटा किसी भी गैस की, है ना, तो गैसों की विलयता, गैसों की विलयता
या बेटा हम कह सकते हैं चलो पहला पॉइंट इसका बढ़ते बढ़ते देखो, गैसों की विलयता क्या होती है बताओ सर। गैसों की विलयता उसके दाब के बेटा क्या होती है, समानुपाती। हम पीछे ही पढ़ के आए अभी सर, ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया था। तो इसका बेटा देखो पहला केस भी है ये, ठीक है, समानुपाती हो। परंतु बेटा इसमें देखो मेन केस क्या आता है वो सुनते हैं। तो हमने पढ़ लिया सर कि जो हमारे पास विलेयता है सर वो क्या होगी बताओ सर। विलेयता जो होगी सर जी वो दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है बेटा। ये बात तो हम पीछे पढ़ के आए सर, बहुत अच्छी बात है। डाल्टन ने इसका संबंध हमें बताया था बेटा, समानुपाती होती है। लेकिन इसने एक बात और डिफाइन करी बेटा, इसने कहा, इसने यही बता दिया कि हमें कितना दाब चाहिए किसी भी गैस को घोलने के लिए। तो यहाँ बेटा अगर देखो, अगर हम लोग अगर मोल अंश को, किसको बताओ बेटा, मोल अंश को एक मानक मान लिया जाए, अगर मोल अंश को एक मानक मान लिया जाए, अगर बेटा हम ऐसा मान लें कि मोल अंश एक मानक है, तो अगर मोल अंश को एक मानक मान लिया जाए तो भैया देखो मोल अंश को मानक मानने से क्या होगा वो सुनते हैं सर। होना क्या है बेटा, होना कुछ ऐसा है कि अब बेटा देखो सेकंड और मेन केस है ये वाला। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तब ये वाला केस लिख के आओगे बेटा, तब क्या होगा, तब सर जी हेनरी के नियम अनुसार, तब हेनरी के नियम अनुसार, इस केस में बेटा देखो हेनरी के नियम अनुसार द्रव विलयन में गैसों के मोलंश या बेटा किसी भी गैस का या गैस के मोल अंश, या बेटा इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, ठीक है, मोल अंश, और वी कैन ऑल्सो से मोल प्रभास, मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। उस गैस के द्रव विलयन में दाब के समानुपाती होती है। समझो बेटा इस बात को कि जो बेटा उसकी कितनी, उसकी बेटा अगर देखो उसको मान ले कितनी गैस घुली है और उसको हम निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि सर जी जो द्रव, जो बेटा हमारे पास गैस थी ना, अब सर उस गैस के कितने मोल अंश है विलयन के अंदर, वो बेटा उसी गैस के दाब के बेटा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं, दाब के समानुपाती होती है। कैसे सर, सर जी यहाँ पे अगर हम दाब को P मान लें तो बेटा P समानुपाती होगा किसके, बताओ बेटा, चाई के, इसको बेटा हम X कह सकते हैं। अगर बेटा देखो हम समानुपाती वाला साइन हटाते हैं सर यहाँ से तो क्या बन जाता है, बन जाता है सर P इज इक्वल्स टू हमारा KH चाई यानी कि KHX। तो ये बेटा हमारा मेन कंसेप्ट है किसका, हेनरी के नियम का। जहां मेरे भैया KH का पता है मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे ना KH का मतलब होता है आपका हेनरी स्थिरांक। क्या होता है बेटा, हेनरी स्थिरांक हम लोग बेटा KH को बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। और भैया जी इसकी कोई वैल्यू फिक्स होती नहीं है बेटा। हेनरी स्थिरांक जो बेटा होता है ना, ये तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर बेटा क्या करता हो सर, ये तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने से, ठीक है भैया जी, इसका मान क्या होता है बताओ, बढ़ जाता है बेटा। और जहां बेटा इसका मान बढ़ जाएगा वहां पे सर विलेयता क्या होती है, हमारी गैसों की घट जाती है। ये समझने की बात है। और बेटा एक पॉइंट ये भी आता है कि KH का मान, KH का मान समान गैस के लिए भिन्न ताप पर भिन्न हो सकता है। एक ही गैस हमारे पास बेटा, ताप अलग अलग तो अलग अलग हो सकता है इसका मान बेटा। तो समान गैस के लिए, समान गैस के लिए भिन्न ताप पर, भिन्न ताप पर भिन्न भी हो सकता है। यानी कि बेटा ये अलग अलग ताप पर अलग अलग हो सकता है। क्या बताओ भैया जी, क्या, हेनरी स्थिरांक का मान। और ऐसा माना जाता है बेटा कि तापमान को बढ़ाने पर जो बेटा हमारे पास KH का मान होता है बेटा, वो भी क्या आता है बताओ, बढ़ता है। और सर जी गैसों की द्रव में विलेयता बेटा हमारी क्या होती है बोलो, घट जाती है, बोलो तो कम हो जाती है। बोलो आया समझ, बताओ भैया जी आया समझ बेटा, विलेयता हमारी क्या होगी बताओ, घट जाएगी। और सर जी इसीलिए एक क्वेश्चन हमारा आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है वैसे तो बेटा, और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो बेटा हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव,
तो बेटा वो जलीय जीव जो हमारे होते हैं ना, ये जलीय जीव बेटा देखो ठंडे पानी में आरामदायक महसूस करते हैं, ठीक है, ठंडे जल में, ठंडे जल में बेटा कैसा बताओ, आरामदायक महसूस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर आरामदायक महसूस करते हैं, क्यों बताओ? क्योंकि सर ठंडे जल में, अब भाई देखो टेम्परेचर कम है बेटा, अगर बेटा टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, तो सर ऑक्सीजन की विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। जब बेटा उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, इसका मतलब क्या है सर कि वो आरामदायक महसूस करेंगे। लेकिन गर्म जल में बेटा क्या होता है, गर्म पानी में भाई, गर्म अगर पानी गर्म है तो सर उनमें ना जो विलेयता है बेटा ऑक्सीजन की जल के अंदर वो घट जाएगी। और अगर बेटा देखो ऑक्सीजन की जल में विलेयता घट जाएगी तो सर क्या वो आरामदायक फील करेंगे? उनको ऑक्सीजन ही पर्याप्त नहीं मिलेगा बेटा, तो आरामदायक फील कहां से ही करेंगे बेचारे, है ना। तो ये इसका कंसेप्ट आता है पूरा आपका हेनरी के नियम, ठीक है। अब इसके कुछ बड़ा अनुप्रयोग पढ़ते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हेनरी के नियम के बेटा क्या बताओ, अनुप्रयोग। तो कहाँ कहाँ बेटा हम लोग देखो हेनरी के नियम को यूज करते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो मैंने बेटा आपको भी एग्जाम्पल दिया था बेटा, वो एग्जाम्पल किसका था बताओ सर? वो एग्जाम्पल था हमारा किस चीज का बताओ सर? एग्जाम्पल था कि आपने बताया था कि जब हम लोग वही ठंडे पेयजलों की आप बात कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक की आप बात कर रहे थे बेटा, तो इसका पहला तो बेटा प्रयोग वही होता है, सोडा जल या बेटा शीतल पेयजलों में CO2 गैस, ठीक है बेटा, शीतल पेयजलों में बेटा देखो क्या बताओ, CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। समझ में आया ना? जब तभी तो क्या होता है, हम उसको खोलते हैं सर, फिजिंग साउंड बाहर से आता है, तो जब बेटा उसको बंद कर रहे होते हैं तो हम लोग बेटा बहुत ज्यादा दाब लगाते हैं, उसको CO2 गैस को उसके अंदर घोल देते हैं। बुलाया समझ? तो हेनरी के नियम के बेटा अनुप्रयोग है ये। दूसरा क्या होता है सर, ये देखो बेटा हमने देखा हुआ है कि जो गोताखोर होते हैं बेटा, डाइवर्स जो होते हैं हमारे, डाइवर्स समझते हैं ना आप लोग, जो बेटा समुद्र में जाते हैं ना नीचे, है ना, गोताखोर तैराक जिनको आप बोलते हो, ठीक है जी। ये सर क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं बेटा। सिलेंडर लेके जाते हैं ना पीछे, तो उसमें बेटा क्या होता है, उसमें सर संपीड़ित एयर होती है सर जी, कंप्रेस्ड एयर होती है उसके अंदर, है ना, करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस जैसे N2, O2 आदि की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। अब बेटा नीचे गए तो नीचे सर दाब क्या बताओ, ज्यादा है, तो सर ज्यादा दाब पर देखो ऑक्सीजन जो एयर में, भाई एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैस उसके अंदर होती है बेटा, तो अब वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा जल में, उसमें ब्लड में बेटा ज्यादा घुलेंगे क्योंकि दाब ज्यादा है, और ज्यादा अधिक दाब पर भैया जी गैस की विलेयता बेटा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं बताओ? बिल्कुल सर सही बात है, समझ गए इस बात को हम लोग। आधी रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन तो शरीर के लिए मुख्य क्रिया है, हम समझ गए इस बात बेटा, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है और उसको आवश्यकता भी है उस चीज की, लेकिन सर गड़बड़ करती है नाइट्रोजन, किंतु नाइट्रोजन रुधिर मतलब बेटा रक्त में, ठीक है, रक्त में विलय रहती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, इस कारण घुली हुई N2 गैस बाहर निकलने लग जाती है। और जब बेटा वो बाहर सतह की तरफ आएगा तो भैया जी दाब क्या होगा बताओ सर? कम होगा। सतह की तरफ आ रहा है तो दाब बेटा कम हो जाएगा, और मेरे भाई अगर दाब कम हो गया तो क्या हुआ सर, जो नाइट्रोजन गैस उसमें घुली हुई थी अब वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। भाई ज्यादा दाब पे घुल गई थी, दाब कम हुआ तो बाहर आना स्टार्ट होगी, तो भैया देखो उसके बुलबुले बेटा बन जाते हैं, है ना, और बेटा उसके देखो नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। और इसीलिए बेटा देखो कह रहा हूं मैं यहाँ पे पॉइंट की बात क्या आई बताओ, कि बुलबुले बन जाते हैं, यह बुलबुले तंत्रिक स्पंदनों को प्रभावित कर देते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम को, इंपल्सेस को प्रभावित करते हैं बेटा ये, है ना। और एक बीमारी उत्पन्न करते हैं, हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। और बैंड्स बेटा देखो अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा बीमारी है बेटा, तो बैंड्स जैसी खतरनाक बीमारी वहां में पैदा हो जाती है बेटा। तो अब इसके लिए सर क्या उपाय है, कैसे इससे बचा जाए? तो भैया देखो उसके लिए पता है क्या करते हैं सर, वो ना हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग किया जाता है। तो जो बेटा वो कंप्रेस्ड वायु लेके जाते हैं ना सर जी, जो सिलेंडर लेके जाते हैं पीछे, उस सिलेंडर के अंदर बेटा वो हवा के साथ साथ हीलियम मिला के ले जाते हैं, जिससे फिर सर क्या होगा, देखो समझते हैं आगे, ठीक है। तो इसीलिए बेटा तो जिससे बेटा क्या होगा था, जिससे सर जी इस सबसे बचा जा सकता है जो पहले हुआ था सिस्टम, है ना। चलो जी, जिससे बेटा हम लोग बैंड्स की जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः है 2% ऑक्सीजन और 98% हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। तो भैया सिलेंडर के अंदर देखो 2% तो बेटा क्या बताओ सर, 2% तो ऑक्सीजन ली जाती है और 98% तक बेटा तो हीलियम ली जाती है ना, प्रयुक्त किया जाता है, जो ऑक्सीजन का उतना ही आंशिक दाब देता है जितना सामान्य वायु में एक वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन देती है, ठीक है भैया जी। तो इसके दाब को बेटा ये कंट्रोल करता है, तो ये बेटा हमारे पास दूसरा इसका अनुप्रयोग था। और तीसरा बेटा क्या होता है, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं सर, क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है, पर्वतारोही, जो बेटा पर्वतों पर चढ़ते हैं वो भी सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं ऑक्सीजन का। भाई क्यों लेके जाते हैं सर? क्योंकि पढ़ते इस बात को भी हम लोग भैया
देखो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। बेटा ऑक्सीजन का दाब अगर कम है, अगर दाब कम है सर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुलने वाली है, तो हम जानते हैं दाब ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन में घुल जाएगी। और बेटा जब ऊपर जाते हैं सर तो आंशिक दाब उसका कम है, तो सर इसीलिए ऑक्सीजन बेटा ब्लड में रक्त में बहुत कम घुलती है। बेटा अगर ऑक्सीजन रक्त में कम घुलेगी तो मेरे भाई इस बात का मतलब क्या समझते हो, इस बात का बेटा मतलब ये है कि ऊपर जाके ना भैया ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अगर मेरे भाई देखो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सर इससे ना बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं बेटा, और इस बीमारी का भैया जो नाम होता है एनोक्सिया। और मेरे भाई एनोक्सिया बीमारी की वजह से कोई भी इंसान जो होता है ना वो उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है भाई, और बेटा उसकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा वीकनेस यानी कमजोरी आ जाती है बेटा। तो एनोक्सिया एक खतरनाक बीमारी है बेटा, जो किसकी वजह से होती है बताओ, जो सर ऑक्सीजन कम घुलने की वजह से होती है। तो ये बेटा हमारे पास 2-3 क्या थे इसके भैया जी अनुप्रयोग थे, ठीक है। अब कुछ बेटा इसके हम लोग आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका, बाद में मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ हम इसके ना पढ़ते हैं सीमाएं, ठीक है। क्या क्या बेटा इसकी लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ ये हेनरी का नियम काम नहीं करता। तो बेटा देखो हेनरी के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। बेटा पहली क्या बताओ, ये केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है। सिर्फ बेटा कहाँ लागू होता था, जो बेटा विलय हमारे पास तनु तनु समझते हैं आप लोग, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा जहां बेटा हमारे पास ना विलायक अधिक होगा विलय की मात्रा में, ठीक है। अर्थात जिसमें विलय की पदार्थ है ना बेटा की मात्रा अल्प हो, मतलब समझते बेटा कम होती है, तो उसमें ये बेटा लागू होता है। दूसरा क्या है, इस नियम में दाब, ठीक है बेटा, इस नियम में दाब बेटा क्या होता है, निम्न तथा उच्च ताप उच्च होना चाहिए। बेटा निम्न दाब होना चाहिए, अधिक दाब पर यह काम नहीं करेगा मेरे भाई। और तापमान बेटा कैसे बताओ सर, उच्च होना चाहिए, अर्थात गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे तभी ये बेटा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा बेटा मेरे भाई। तो अगर कोई गैस बेटा आदर्श गैस है तब तो बेटा ये एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। कुछ इसकी ये भी सीमाएं बन जाती हैं। तीसरी बात क्या है देखो समझते हैं कि गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। बेटा अगर वो गैस उस विलायक से बेटा क्रिया कर जाती है तब भी बेटा ये विलय नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जैसे देखो समझते हैं इस बात को हम लोग, NH3 व HCl गैस जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है बेटा, इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जो गैस जल में अधिक घुलनशील होती है वह हेनरी का नियम का पालन नहीं करती। जो बेटा देखो आराम से उसके अंदर घुल जाएगी जाके, वो हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगी। पर मेरे भाई अगर हम बेटा NH3 और HCl अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भैया जी, हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर बेटा हम लोग देखो डालें किसके अंदर बताओ, बेंजीन में बेटा इसको हम डालें तो सर बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होती है, इसीलिए बेटा ये हेनरी के नियम का वहां पे अनुसरण कर लेती है। तो ये बेटा हमारे पास 2 से 3 इसकी क्या बनती है बताओ सर, इसकी लिमिटेशंस बनती है मेरे भाई। लिमिटेशन समझते हैं आप लोग, इसका मतलब क्या होता है सर, ये हमारे पास ना इसकी कुछ सीमाएं बनती हैं, ठीक है, कुछ कमियां हैं हेनरी के नियम की, ये हमने पढ़ ली भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे बेटा हम लोग पढ़ते कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं 1-2, फिर हम लोग अपना लेक्चर करेंगे खत्म, ठीक है भैया। तो देखो हेनरी का नियम बेटा हमने पूरा बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हम लोग खत्म करेंगे। देखो पहला बेटा हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ें इसको एक बार। यदि H2S की जल में विलयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। बताओ बेटा, अगर बेटा इसकी देखो विलयता कितनी है, अगर सर इसकी विलयता जो हमारे पास है वो 0.195 m है, तो बताओ भैया जी इसकी बेटा हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो देखो हेनरी स्थिरांक का बेटा मान इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं वो सुनते हैं। देखो भैया केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप बेटा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे मेरे भैया, और वो बात क्या है बताओ सर, वो बात क्या है जानते हैं आप लोग, वो बात क्या है बेटा, पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है, और क्वेश्चन बेटा को ढंग से पढ़ने के बाद फिर बेटा हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है एक्चुअल में और क्या हमसे पूछने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमसे कहा भैया कि यदि H2S की जल में विलयता 0.195 m है, बेटा हमें विलयता दे रखी है इसकी, विलयता समझते हैं आप लोग क्या होता है सर, विलयता मतलब हमें इसमें सॉल्बिलिटी दे रखी है इसकी बेटा, है ना। तो सर हमें ना इसकी देखो विलयता दे रखी है, और सर जी इसकी जो विलयता है वो कितनी बताओ सर, इसकी विलयता हमारे पास हो गई कितनी, 0.195 m, ठीक है बेटा। तो हमें देखो बेटा विलयता इसकी दे रखी है कितनी बताओ, 0.95 m, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमसे कह रहा है कि बताओ हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा बेटा, KH का मान क्या होगा, ठीक है। और यहाँ बेटा हमें क्वेश्चन में ना क्या नहीं गिवन है सर, हमें तो प्रेशर भी नहीं दे रखा है इसमें, और हम जानते हैं इस बात को, पहले हमें ये निकालना है क्या हमें दे रखा है बेटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या हमें निकालना है सर, हमसे KH पूछ रहा है, ये हमने लिख लिया। कैसे निकाल सकते हैं,
सर सिर्फ एक ही रिलेशन होता है, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू में चाई या फिर एक्स होता है बेटा। अब सर हमें प्रेशर भी नहीं दे रखा, ठीक है, तो जल में विलेयता 0 पॉइंट तो कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है जी। तो काम करते हैं, एसटीपी यहाँ पे लिखा होगा बेटा, ठीक है, अधूरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये। यदि एसटीपी पर, एसटीपी समझ लो क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बताओ बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मेरे भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो बेटा हमारे पास वैल्यू होती है किसकी बताओ, जो बेटा देखो हमारे पास वैल्यू होती है बेटा हेनरी स्थिरांक की, वो कितनी होती है बताओ, जानते हैं आप लोग, सॉरी हेनरी स्थिरांक नहीं बेटा, प्रेशर की, दाब बेटा कितना होता है सर, इसका दाब होता है 1 atm या फिर 0.987 बार, ठीक है जी। इस बात को हम लिख सकते हैं बेटा जी, तो इस बात को हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं सर, कि P बराबर बेटा हमारा होगा देखो KHX, और जहां सर P हमारे पास STP पर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा, STP पर जो बेटा हमारे पास P का मान होगा बेटा वो कितना होगा बताओ, सर इसमें P का मान हमारे पास होगा देखो 1 atm, कितना बताओ बेटा 1 atm, या बेटा इसको हम लिख सकते हैं कितना बोलो सर, इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.987 बार भी इसको हम लिख सकते थे इजीली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक बार जल्दी से बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो, क्लियर बात। तो इस तरीके से बेटा देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे अब कर सकते हैं। अब बताओ सर हमसे देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सर हमसे सिर्फ ना इसमें पूछी गई है हेनरी स्थिरांक, तो सर रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, के एच बराबर हमारा क्या हो जाना है बताओ, पी अपॉन, ये होगा क्या बताओ बेटा, देखो पी अपॉन चाई हो जाने वाला है बेटा, बताओ बेटा जल्दी से एक बार बेटा, रिलेशन क्या बनेगा इसका बताओ, पी अपॉन चाई बेटा इसका रिलेशन बन जाएगा, क्या समझने की नहीं बताओ बेटा, है ना। तो बेटा क्या होगा देखो पी अपॉन चाई इसका रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, है ना। अब सर पॉइंट ये आया कि सर यहाँ पे हमारे पास चाई की वैल्यू होनी क्या है एक्चुअली, क्या बेटा चाई को हम लोग विलेयता से बेटा कंपेयर कर सकते हैं, क्या बेटा हम लोग देखो चाई को बेटा हम लोग विलेयता से कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास बेटा समझने की बात है, अगर हम एक्स की बेटा अगर हम चाई की बात करें H2S गैस के लिए, तो मेरे भाई चाई का मान आएगा क्या, वो समझने की बात है, वो समझते हैं एक बार ध्यान से। सर यहाँ पे हमारे पास जो चाई का मान होगा बेटा उसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा हमसे कहा कि उसकी विलेयता बेटा 0.985 m है, तो भाई चाई बराबर क्या होता है सर जी, भाई देखो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स के घुले हुए हैं बेटा H2S गैस के, और बटे बेटा क्या होगा देखो H2S के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स H2 है, यानी कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे भाई हमारे पास। अरे इतना तो हम लोग समझते हैं बेटा। और 1 लीटर जल में, ध्यान देना बेटा, 1 लीटर जल में जो बेटा हमारे पास वाटर के मोल्स होते हैं वो हमें सर फिक्स याद होना चाहिए, कितने होते हैं बताओ बेटा, वो होते हैं हमारे पास सर जी कितने 55.55 या 55.5 भाई, एक हजार बेटा कर देंगे ना हम लोग भाई, 1000 1 किलोग्राम या 1 लीटर बेटा मतलब क्या होता है 1000 ml हो गया सर जी। और सर H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 18 होता है, सर N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 बटे 18 यानी कि 55.5, ये तो आप याद ही कर लो कि 1 लीटर जल में बेटा इसके मोल 55.5 होते हैं। बोलो क्लियर है बात की नहीं है बताओ। अब क्या हो जाएगा सर, ये सुनते हैं ध्यान से, तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बेटा इन दोनों को देखो आपस में कंपेयर करें, तो सर जो हमारे पास इसकी वैल्यू है ना H2S की, सर ये NH2S की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, अगर हम NH2 से कंपेयर करें बेटा तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा देंगे बेटा इसको हम लोग, तो क्या बनेगा देखो 0.195 अपॉन क्या बताओ बेटा 55.5, और मेरे भाई जब इसको हम लोग सॉल्व करें, गुणा भाग करें, कट्टा पीटा कर लेंगे इसकी, तो भाई इसका आंसर आता है 0.0035 इसका मेरे पास बेटा आंसर आ जाता है चाई का। और चाई बेटा कैसा होता है, इकाई रहित होता है, यूनिटलेस होता है बेटा ये। बस अब ये वैल्यू यहाँ लगा दो, इस फॉर्मूले में लगा देते हैं बेटा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था सर, फॉर्मूला हमारे पास था KH इज इक्वल्स टू P अपॉन चाई, और बेटा P को हम क्या माने बताओ 1 बार मानेंगे बेटा, ठीक है, या 1 atm मानेंगे, या इसको बेटा मान सकते हैं कितना बताओ 0.987 बार भी इसको बेटा मान सकते हैं, ठीक है, STP पर, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा देखो सर, ये हो जाएगा 0.987 बार, ठीक है, अपॉन कितना बताओ सर, अपॉन हमारा हो जाएगा 0.0035, तो भैया इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करने पहुंचेंगे तो मेरा इसका आंसर आता है हमारे पास कितना बताओ सर, इसका आंसर हमारे पास अप्रोक्सीमेट 282 बार के अप्रोक्स आता है, ठीक है। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे मेरे भैया, ठीक है भाई, बताओ समझ में आया आपको क्वेश्चन, आया समझ में भाई। इस तरीके से बेटा हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जब भी हमें इसका क्वेश्चन मिलेगा बेटा, न्यूमेरिकल से कम 2 से 3 नंबर में आता है, ये आप ध्यान रखें। अगला देखो बेटा हमारे पास पॉइंट क्या आता है सर जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी में, और क्वेश्चन बेटा हमसे कहा है कि 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, CH4 की C6H6 है ना पर मूललता
आपका हेनरी स्थिरांक, बहुत सही, 4.27 या 4.27 10 5 mmHg है। तो 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर CH4 की C6H6 में विलेयता क्या होगी? बेटा देखो हमें हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है सर, हमें इसमें दाब भी दे रखा है, ठीक है बेटा। तो क्या पूछ रहा है हमसे? दाब पर विलेयता पूछ रहा है मेरे भाई, विलेयता पूछ रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग? पूरा देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देंगे करके, ये मैंने आपके लिए छोड़ा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर के बाद का। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर देंगे बेटा, ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका लिखने के लिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट, यस टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई, तो बेटा देखो इस तरीके से बेटा देखो हमने इस लेक्चर में अब तक जो हमने पढ़ा बेटा, हमने हेनरी के नियम को पूरी तरीके से खत्म किया। तो भाई देखो हमने बेटा हेनरी का नियम पढ़ा, उसके अनुप्रयोग पढ़े, सीमाएं पढ़ी, कुछ हमने बेटा एक दो क्वेश्चन भी किया, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने कंसेप्ट के साथ में ही कर लिया था मेरे भाई। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आंसर आप जरूर कमेंट में देंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।